जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। परमाणु शक्ति पर रूस की राह चला ईरान। E3 की मीटिंग से पहले बता दिए मंसूबे, पश्चिम को लगेगा झटका। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस ने यूक्रेन पर की मिसाइलों की बारिश, अंधेरे में पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोग, पुतिन ने दी बड़े अटैक की धमकी। इसी के साथ आपको बताएंगे, संभल शाही जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया आदेश, निचली अदालत पर लगाई रोक। साथ ही साथ आपको बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल के कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बंद। तो दोस्तों, सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर IAEA ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में निंदा प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव के पास होने से पहले ही ईरान लगातार अपनी परमाणु नीति में बदलाव की चेतावनी दे रहा, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी E3 ने तेहरान की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया था। शुक्रवार को ईरान इन E3 देशों के साथ परमाणु प्रोग्राम को लेकर बातचीत करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर तेहरान की चेतावनी को दोहराया है। अरागची ने कहा है कि अगर यूरोपीय देशों ने UNSC में दोबारा ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो वो अपने परमाणु नीति में बदलाव कर सकते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर यूरोपीय देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगाते हैं तो ईरान के भीतर परमाणु बहस परमाणु हथियार हासिल करने की संभावना की ओर बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान में और ज्यादातर लोगों के बीच यही बहस चल रही है कि हमें इस नीति को बदलना चाहिए या नहीं, क्योंकि परमाणु सिद्धांत को लेकर अब तक अपनाई गई नीति असल में नाकाफी साबित हुई है। जिनेवा में 29 नवंबर को ईरान और 3 यूरोपीय शक्तियों के बीच होने वाली आगामी बैठक का जिक्र करते हुए अरागची ने इसे अनिवार्य रूप से एक विचार मंथन सत्र कहा, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर राइटर्स ने IAEA की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ईरान ने IAEA को सूचित किया है कि वो फोर्डो में अपने 8 IR-6 सेंट्रीफ्यूज सिस्टम में यूरेनियम डालने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य यूरेनियम को 5% शुद्धता तक संवर्धित करना है। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि वो नेतांज में स्थित PFEP यानी पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में 15 रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोडक्शन लाइनों पर 174 IR-4, IR-6 या IR-2M सेंट्रीफ्यूज का परीक्षण कर सकता है। यह परीक्षण आंशिक और पूरी तरह से तैयार सिस्टम पर किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने IAEA को जानकारी दी है कि वो 15 में से 6 प्रोडक्शन लाइनों को इस तरह बनाएगा कि वो अकेले या आपस में जुड़े हुए सिस्टम के रूप में काम कर सके। इन प्रोडक्शन लाइनों का काम होगा 5% शुद्धता वाला यूरेनियम तैयार करना। बुधवार को ईरान के परमाणु ऊर्जा संस्थान के मुखिया मोहम्मद इस्लामी ने कहा था कि हमने हजारों एडवांस सेंट्रीफ्यूज में गैस डालना शुरू कर दिया है, जो कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। हमने इन्हें ऑपरेशनल सर्किट में रखा है। इस्लामी के मुताबिक ईरान की ओर से की गई यह कार्रवाई IAEA के निंदा प्रस्ताव का जवाब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन एडवांस सेंट्रीफ्यूज में गैस डालना यूरेनियम को संवर्धित करने की प्रक्रिया है, जिससे अंत में न्यूक्लियर हथियार विकसित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश की। इस हमले के जरिए उसने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर दूसरा सबसे बड़ा अटैक किया। हमले के कारण पूरे देश में भारी बिजली कटौती शुरू हो गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की ओर से रूस में लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों से किए गए हमले के जवाब में यह हमला किया गया है। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में कीव में फैसला लेने वाले केंद्र निशाना बन सकते हैं। पुतिन ने दावा किया कि रूस ने 17 लक्ष्यों को निशाना बनाया, जो सैन्य सुविधाएं, रक्षा उद्योग और उनकी सहायता प्रणाली थे। उन्होंने बिजली के बुनियादी ढांचे पर हमलों को स्वीकार नहीं किया। पुतिन ने कजाकिस्तान में एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में कहा, जैसा कि मैंने कई बार कहा है, हमारी ओर से हमेशा प्रतिक्रिया होगी। देश के अधिकारियों ने कहा कि बमबारी के बाद यूक्रेन में 10 लाख से अधिक घरों में बिजली नहीं है। यूक्रेन के मुताबिक ये यूक्रेन की ऊर्जा आपूर्ति पर इस साल का 11वां हमला है। ऊर्जा मंत्री
जर्मन हानुशचेंको ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली रातों रात दुश्मन के बड़े हमले की चपेट में आ गई। उन्होंने कहा कि हमले पूरे यूक्रेन में हुए। हाल के महीनों में बमबारी तेज हो गई है। ये यूक्रेन के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के अपने तीसरे शीतकाल में पहुंच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने हमले में क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल किया था। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा, यह गोला बारूद एक बड़े क्षेत्र में कई छोटे बम गिरा देता है। हमारे बचाव दल और बिजली इंजीनियरों के लिए हमले का जवाब देना और अधिक कठिन हो जाता है। मीडिया की माने तो रूस ने पिछले वर्षों में यूक्रेन के बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया है, जिसका उद्देश्य कड़ाके की ठंड के महीनों के दौरान नागरिकों को बिजली और पानी की सप्लाई से वंचित करना और यूक्रेन के उत्साह को तोड़ना है। 10 लाख लोग बिना बिजली के हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने हाल में कहा था कि रूस ठंड के मौसम से पहले ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने के लिए क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार जमा कर रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना ने बृहस्पतिवार को 100 ड्रोन और 90 मिसाइलों से यूक्रेन के 17 ठिकानों पर हमला किया। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आगे की सुनवाई करने पर रोक लगा दी है। कानूनी मामलों को रिपोर्ट करने वाली लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है, जब तक सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में रखा जाए, उसे बीच में नहीं खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा, शांति और सद्भाव बना रहना चाहिए। इस मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा है कि इस मामले की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करिए। जब भी याचिका दायर की जाएगी उसके 3 दिन के भीतर वो लिस्ट हो। विष्णु शंकर जैन ने कहा, तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई रुकी रहेगी और एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दायर करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील सुलेमान खान ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे। उन्होंने कहा, जब तक जामा मस्जिद कमेटी की याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी है। बिल के पास होने के बाद आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध कम से कम 12 महीने बाद लागू किया जाएगा। अगर टेक कंपनियां इस कानून का पालन नहीं करती है तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा है कि युवाओं को सोशल मीडिया के खतरे से बचाने के लिए यह कानून जरूरी है। कई अभिभावकों ने भी इस पर सहमति जताई है। हालांकि इस कानून के आलोचकों का सवाल है कि यह प्रतिबंध कैसे काम करेगा और इसका गोपनीयता और सामाजिक संबंधों का क्या असर होगा। इससे पहले भी दुनिया के कई देशों ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।